हेलो एवरीवन, सिक्योरिटी सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हम ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन क्लासेस को देख रहे थे। छोटे से एक क्लास, पहला वाला क्लास इंट्रोडक्शन था, बीच में वो कट गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। हम वहीं से, जहाँ से वो कटा, वहीं से आज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम फिगर बनाने वाले थे, वर्ल्ड मैप का फिगर बनाने वाले थे, और हम आपको बताने वाले थे कि किस तरीके से, हमने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि किस तरीके से कोलंबस ने अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज की, ठीक, अमेरिका कॉन्टिनेंट की, और वास्को डिगामा ने भारत की, ठीक है। अच्छा भाई, आप लोग अभी तक यही जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। मैं आपको फिगर से बताता हूँ कि किस तरीके से, क्या सच में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी या किसी और ने खोज की थी अमेरिका कॉन्टिनेंट की, या कोलंबस किस चीज़ की खोज की थी जिस कारण से कोलंबस को श्रेय दिया जाता है अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं थोड़ा सा फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये रहा वर्ल्ड का मैप। मैंने एक छोटा सा रफली एक वर्ल्ड का मैप बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे कोलंबस ने कहाँ की खोज की थी, ठीक है। यहाँ पर है स्पेन और पोर्तुगीज़। यहाँ पर एक कंट्री है पोर्तुगीज़, नीचे स्पेन है, ठीक है। जिब्राल्टर आपको मैं बताऊंगा, यहाँ जिब्राल्टर की संधि है, और इसके ऊपर क्या है, स्पेन है, स्पेन के ऊपर क्या है, पोर्तुगीज़ है। पोर्तुगीज़ ने अपने वास्को डिगामा को भेजा, यात्री को, और वो कहाँ आया, एक सेकंड, वो कहाँ आया, यहाँ भारत के कालीकट में, ठीक है, भारत के कालीकट में, ओके। यहाँ से स्पेन ने कोलंबस को भेजा। कोलंबस अमेरिका कॉन्टिनेंट पहुँचते पहुँचते अमेरिका कॉन्टिनेंट ना पहुँचकर वो यहाँ एक आइलैंड पर पहुँचा। इस आइलैंड का नाम था क्यूबा आइलैंड, ठीक है, जिसे बाद में लोग वेस्ट इंडीज़ कहते थे। वेस्ट इंडीज़ इसीलिए कहा गया क्योंकि जब ये क्यूबा आइलैंड पहुँचा तो इसको ये लगा कि इसने भारत के पश्चिमी भाग की क्या की खोज की है। पश्चिमी भाग पर ये पहुंचा है और पश्चिमी इसने क्या किया, भारत की खोज की है। और ये यहाँ से संसाधन व कुछ दासों को अपने साथ पकड़कर कहाँ ले गया, स्पेन में ले गया। तो स्पेन को भी लगा कहीं भारत की सचमुच खोज हो गई है। स्पेन भी खुश हो गया और स्पेन ने इस जगह को, स्पेन में वेस्ट इंडीज़ बुलाने लगा कि भारत का वेस्ट पार्ट है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता तो हटकर थी। कोलंबस के बाद कुछ यात्री फिर आए। कोलंबस के बाद जो यात्री आए उनमें से एक यात्री का नाम था, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिको वेस्प्यूची। ये नाम आपने कम सुना होगा, ये नाम आपने सुना ही नहीं, बहुत कम सुना होगा। अमेरिको वेस्प्यूची आए थे, वो क्यूबा तक तो आए ही, लेकिन क्यूबा के आगे भी वो आए, ठीक है। क्यूबा तक आए, क्यूबा से आगे भी आए, और उन्होंने क्या किया था, नॉर्थ कॉन्टिनेंट अमेरिका और साउथ अमेरिका की खोज, मतलब पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज उन्होंने की थी, ठीक है। जिनका उनको बाद में श्रेय भी दिया गया। श्रेय क्या दिया गया, श्रेय क्या दिया गया कि उनके नाम पर इस कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया, ठीक है। तो ये कहानी थी इस जगह की कि कोलंबस ने क्या किया था। ये तो हिस्ट्री की पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो क्यूबा की या अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज फिर अब, लेकिन लोग कहते हैं कि कोलंबस ने ही क्या किया था, अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज की थी, क्योंकि शुरुआत तो उसी ने की थी, यहाँ तक वही आया था, ठीक है। तो अब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही का ही एक छोटा सा ये पार्ट है, वहीं का एक हिस्सा है छोटा सा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, श्रेय किसको दिया जाता है, कोलंबस को दिया जाता है। लेकिन अमेरिको वेस्प्यूची के ही नाम पर क्या किया गया था, इस कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया था, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, ठीक। तो हमको ये पता लग गया कि ये सारी चीज़ें घटित हुई। अब हमको ये पता लगा
वहाँ के यूरोप में, क्योंकि सारी चीज़ें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं ज्योग्राफी मूलतः जो है वो यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक मतलब कि यूरोप से केंद्रित है, यूरोप से केंद्रित है। इसलिए यूरोप में बाद में दो चीज़ें, यूरोप में बाद में ज्योग्राफी जब बनाई गई, यूरोप में बाद में जब मैपिंग बनाई गई, तो वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, जब मैपिंग की गई और बाकी पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए गए ज्योग्राफी के, तो उसको दो भागों में बांटा गया। एक थे न्यू वर्ल्ड, ठीक, और एक थे ओल्ड वर्ल्ड। ठीक, न्यू वर्ल्ड में किसे रखा गया? न्यू वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका जो बाद में खोजा गया था, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक रखा गया था अंटार्कटिका को। ठीक है, अंटार्कटिका को। ओल्ड में क्या रखा गया था? वही जो पहले से है, एशिया, यूरोप, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। समझ में आ रहा है? ये 4 और ये 3, ठीक है, 4 3 7, ये 7 क्या हो गए? 7 बड़े भूखंड हो गए। इन्हीं के बारे में हमको क्या करना है, इस पूरे ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसके बारे में हमको पढ़ना है, ये इन्हीं सब के बारे में। ठीक है, भूखंड, ठीक है, भूखंडों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो यूरोसेंट्रिक होने के नाते यूरोप वालों ने मैपिंग किया, उन्होंने तो क्या किया था, दो, एक न्यू वर्ल्ड एक ओल्ड वर्ल्ड, दो तरीके का इन्होंने क्या किया था, पार्ट कर दिया था। न्यू वर्ल्ड में जो बाद में खोजे गए वो आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड में जो पहले से थे, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका। कहते हैं कि ये नॉर्थ पोल कहते हैं। ऊपर का क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल में एक एक स्टार होता है। नॉर्थ पोल में आप जानते होंगे कि पोल स्टार होता है कि नहीं? पोल स्टार के बारे में सभी लोग जानते होंगे। हम लोग हिंदी में उसे, मतलब हम लोग यूपी भारत में उसे सप्तऋषि तारा भी कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ में होता है, नॉर्थ पोल के ऊपर आसमान में। अच्छा, बियर को ही आपको मैं बताऊं, बियर को ही कहते हैं ग्रीक शब्द में आर्कटो। ग्रीक शब्द में बियर को ही क्या कहते हैं? आर्कटो कहते हैं। और आर्कटो से ही क्या पढ़ा है? आर्कटिक्स पढ़ा है। ठीक है, ये जो नॉर्थ पोल पड़ा है, इसकी यहाँ पर आप जानते होंगे आर्कटिक सागर है। क्या है? आर्कटिक सागर है। याद रखिएगा, ये सागर है, ये क्या है? आर्कटिक सागर है। और इसी के उल्टे को क्या कर दिया गया? एंटी आर्कटिक कहा गया, जिसे अंटार्कटिक कहते हैं बोलने वाली भाषा में। ठीक है, अंटार्कटिक कहते हैं। अंटार्कटिक क्या है? अंटार्कटिक एक भूखंड है। ठीक है, ठंडा भूखंड है, बर्फीला भूखंड है, लेकिन अंटार्कटिक क्या है? भूखंड है। और आर्कटिक क्या है? वो सागर है। समझ में आया? तो नॉर्थ पोल, बियर को ही ग्रीक में क्या कहते हैं? आर्कटो कहते हैं। आर्कटो से आर्कटिक आया, आर्कटिक से आर्कटिक सागर इसका नाम रखा गया, और इसी के उल्टे को अंटार्कटिक कहा गया। छोटा सा एक फैक्ट था जो आप लोग को मैंने बताया। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इस तरीके का हम क्रम बनाते हैं। यूरोप हो जाता है, ठीक है, ये एशिया आ जाता है, ठीक है, ये अफ्रीका आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ये साउथ अमेरिका आ जाता है। थोड़ा सा और यूरोप आगे जाएगा, ठीक है, लगभग यहीं पे एशिया। ठीक है, अभी मैं आपको सारी इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, अभी आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं, खाली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यूरोप कहाँ तक है, एशिया कहाँ तक है, अफ्रीका कहाँ तक है, नॉर्थ अमेरिका कौन सा है, साउथ अमेरिका कौन सा है, और आर्कटिक यहाँ कौन सा है, अंटार्कटिक। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने में क्या लग रहा है कि एशिया सबसे बड़ा है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद यूरोप मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यूरोप इतना बड़ा है नहीं, यूरोप थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो एशिया है, एशिया के बाद क्या है, इसको थोड़ा सा और सही कह रहे थे, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ठीक रहे। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है,
साउथ अमेरिका के बाद ये बड़ा सा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद यहाँ पर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ओशिनिया कहा जाता है। इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ ये पैसिफिक ओशन के जो ढेर सारे आइलैंड हैं, इसमें सारे आइलैंड को जब लिया जाता है तो इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, उसे ओशिनिया कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, अच्छा एक आपको मैं बताऊं, ये तो चीज़ें मैं आपको एक बार लिखा देता हूं कि सबसे बड़ा कौन है, अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब हम कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं। जितना इंट्रोडक्शन था, जितना बताना था बेसिक्स, वो सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताता हूँ, बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्मोलॉजी हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, द्वीप हो गया, द्वीप समूह हो गया, महाद्वीप हो गए, उपमहाद्वीप हो गए, ये क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आप इनके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा जान लेंगे ना, तो आपको जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंट पढ़ने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो मैं रफ एक छोटा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों के टर्म बता देते हैं कि ये क्या होता है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे और वीडियो को सेव कर लेंगे, तो जब भी आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। पहली चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि द्वीप क्या होता है, ठीक है। द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है। सबसे बेसिक तो यही है कि द्वीप होता क्या है, अभी हमको पढ़ना है। आइलैंड कॉन्टिनेंट है भाई, कॉन्टिनेंट तो ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंट जिस पर बनता है एक बड़ा द्वीप, द्वीप क्या होता है, भूखंडी तो होता है, भूखंडी तो होता है, उसी पर क्या होता है, कॉन्टिनेंट बनता है आगे चल के। तो द्वीप होता क्या है, आखिरकार द्वीप क्या है? तो द्वीप एक भूखंड है, एक भूमि है। द्वीप क्या है, एक भूमि है जिसके चारों ओर क्या होता है, जल का घिराव होता है। क्या है, एक भूमि है, ये एक छोटी सी भूमि है जिसके चारों ओर क्या है, जल का घिराव है, जिसके चारों ओर क्या है, जल का घिराव है, ठीक है। चारों ओर क्या है, जल है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आइसलैंड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। छोटी छोटी डिफिनेशन है, बाकी बहुत बेसिक में नहीं जाने की जरूरत, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, बेसिक डिफिनेशन है, आप उतना ही केवल याद रखिए। द्वीप क्या है, द्वीप एक भूमि, वह भूमि जिसके चारों ओर क्या हो, जल का घिराव हो, या जिसके चारों ओर क्या हो, जल से घिरी हुई हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई द्वीप आपसे पूछे तो वो कौन सा होता है, वो है ग्रीनलैंड। ये चार चीज़ एक साथ समझिए, मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ, एक साथ लिखा है, अलग अलग समझाऊंगा। द्वीप समूह क्या है, कुछ नहीं है द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। मैंने आपको द्वीप बताया क्या होता है, बस द्वीपों का समूह क्या कहलाता है, द्वीप समूह कहलाता है। एक ऐसा द्वीप समूह है जो जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। ये जानते रहिए। द्वीप क्या है, भूमि जो चारों ओर जल से घिरी हुई हो, उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। द्वीप समूह क्या है, ढेर सारे द्वीपों का समूह, ठीक है, ये द्वीपों का समूह कह सकते हैं, ठीक। महाद्वीप क्या है भाई, भूमि जो चारों ओर जल से घिरी हो। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गया कि एक छोटी भूमि जो चारों ओर से घिरी हो उसे द्वीप कहते हैं, और एक बड़ा क्षेत्र, एक बड़ी भूमि जो चारों ओर जब समुद्र से घिरी हो उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप ही कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप ही क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहलाता है। एक कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या है, महाद्वीप है। उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप का ही कटा हुआ भाग उपमहाद्वीप होता है। जैसे भारत क्या है, उपमहाद्वीप है एशिया का, ठीक है। उपमहाद्वीप क्या है, महाद्वीप का ही कटा हुआ भाग है। प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या होता है, एक बड़ा क्या होता है, क्षेत्र बड़ा होता है,
बेसिकली क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें होता क्या है, एक बड़ा एरिया होता है जिसमें तीन ओर से जल का क्या होता है, घिराव होता है। तीन ओर से जल से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर क्या होता है, जल से घिरा होता है, बीच में क्या होती है, जमीन होती है। समझ में आ रहा है, तीन ओर जल से घिरा और बीच में क्या होती है, जमीन होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अरब का प्रायद्वीप जब आप कभी फिगर में देखेंगे, मैप में, अरब क्या है, प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं। वो 7 देश में उसके इर्द गिर्द के सारे देश हैं, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। सऊदी, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई। ठीक है, ये 7 देश हैं। ये चीज़ें हूँ खाड़ी। अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल्ड में समझाऊँ तो खाड़ी 3 तरीके के हैं। मैं आपको पहले खाड़ी बताऊँ क्या होता है। खाड़ी क्या होता है, एक जलाशय होता है जो जो क्या होता है, किसी ओर से, जल से, सागर से, ठीक है, एक ऐसा जलाशय होता है जो एक ओर से क्या होता है, सागर से, महासागर से जुड़ा होता है, और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, जमीन का घेरा होता है। ठीक है, इर्द गिर्द क्या होता है, जमीन का घेरा होता है। अब किसी साइड से, किसी एक ओर से क्या होता है, ये सागर या महासागर से जुड़ा होता है। किसी एक ओर से, मान लेते हैं जैसे ये, किसी एक ओर से, ऐसे कर देते हैं, किसी एक ओर से क्या होता है, जल से, ये मान लेते हैं ये सागर है, ये महासागर है, जल से क्या होता है, घिरा होता है, और 3 साइड से क्या होता है, भूखंड से घिरा होता है। भूमि से इर्द गिर्द क्या होती है, काफ़ी हद तक भूमि का क्या होता है, घेरा होता है। जब ये एकदम पतला हो, इसकी साइज, ये देख रहे हैं, ये जब एकदम पतला हो तो इसे सोता कहते हैं। जब इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाए तो इसे गल्फ कहते हैं। जब इसका आकार और बढ़ जाए तो इसे बे कहते हैं। साइज के हिसाब से है केवल, समझ में आ रहा है। छोटा रहे तो सोता है, क्रीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो गल्फ है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए थोड़ा और बड़ा हो जाए तो बी कहते हैं। इसके अलावा कोई डिफिनीशन होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे तो यही पता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जो कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये छोटी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। ठीक, खाड़ी हो गया। बाकी तो 2 चीज़ें और बची हैं, ये मैं आपको बता दूं। एक बची है जल संधि, ठीक है, एक बची है स्थल संधि। मैंने अपना माध्यम जो है वो हिंदी रखा है, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था। अगर आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े और शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो डिफिनीशन है उसको एक बार हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी बोल देंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोग जैसा कमेंट में बताएंगे। जल संधि क्या है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक, जल संधि, जल संधि एकदम बढ़िया। जल संधि बढ़िया से समझिए, जल संधि क्या है कि 2 भूखंडों को क्या करती है, अलग करती है, और 2 जलाशयों को जोड़ती है, 2 सागरों को जोड़ती है, उसे जल संधि कहते हैं। ठीक है, 2 भूखंडों को क्या करती है, अलग करती है, और 2 जलाशयों को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। स्ट्रेट इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रेट जल संधि और स्थमस स्थल संधि। स्ट्रेट जल संधि और स्थमस क्या कहते हैं, स्थल। इस स्थमस स्थल संधि और स्ट्रेट को जल संधि कहते हैं, ठीक है। स्थल संधि क्या है, बस उल्टा उसका। जल संधि में 2 भूखंडों को अलग करके जलाशयों को जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 जलाशयों को अलग कर देते हैं और भूखंडों को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या है, भूखंड है, ठीक है, ये भूखंड है, और ये क्या है, जलाशय है।
तो सिंपल से याद रखिएगा, जल संधि में क्या है, जलाशयों को जोड़ना है, जलाशयों की संधि करनी है, वाक्य में ही लिखा है, हिंदी में तो वाक्य में ही लिखा है। संधि मतलब जोड़ना, दो जलाशयों को जोड़ना जल संधि, दो स्थलों को जोड़ना स्थल संधि। ठीक है, स्थमस और स्ट्रेट। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, या नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बाद फिर अफ्रीका या यूरोप पे जाएंगे। ठीक है, यूरोप, एशिया, इस तरीके से क्या करेंगे सबको, यहाँ के सभी कॉन्टिनेंट के हम देशों को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, किस देश को कहाँ, कितने कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, वहाँ की हवाएं कैसी हैं, वहाँ के पर्वत कैसे हैं, उसमें बीच बीच में हम आपको सिद्धांत भी दे देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे कि आखिरकार पर्वत बनते कैसे हैं। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, बस क्लास में आप जुड़े रहिए। ठीक है, प्लेट्यू कैसे बनते हैं। अब हम आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हैं, बेसिक स्ट्रेट। पहले हम आपको कुछ टॉपिक अभी बता देते हैं, कुछ चीज़ें अभी बता देते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है इसको बनाने का। अब इस चीज़ में आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके का मैप बनाते हैं तो वो कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये अपना आइलैंड ग्रीनलैंड, हाँ ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद ये एशिया। ठीक है, इधर एशिया का पार्ट है। ठीक, अब मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बताता चलता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहीं पे मैं आपको बताने वाला था, दो भूखंडों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और दो जलाशयों को जोड़ रहा है। ऊपर क्या है, आर्कटिक, और नीचे क्या है अटलांटिक। इन दोनों को जोड़ रहा है। ये क्या है, स्ट्रेट है, संधि, जल संधि है। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे डेविस स्ट्रेट। ठीक, वही हाल यहाँ भी है। एशिया और इसको दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। समझ में आ रहा है, ये क्या है, तीन ओर जल से घिरा हुआ है। क्या है, तीन ओर जल से क्या है, तीन ओर भूखंडों से घिरा हुआ है। काफ़ी हद तक उसके धरती का क्या है, घेरा है इर्द गिर्द, और एक और क्या है, किसी सागर से जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे अब यहाँ पर अभी तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश में तो गल्फ और बे दोनों आता है, या ग्रीक आता है। तो ग्रीक को छोड़ दें क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो गल्फ और बे में यूज़ क्या करेंगे, तो माना जाता है कि बे ऑफ बंगाल वाली जो खाड़ी है वो बड़ी है। ठीक है, बंगाल की जो खाड़ी है वो बड़ी है, बंगाल की खाड़ी से छोटा है ये। तो इसे हम क्या कहते हैं, हडसन की खाड़ी। ठीक है, तो या नहीं, एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा डिलीट करिएगा। तो इसे कहते हैं हडसन की खाड़ी। माना जाता है कि ये बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल है उसी के जितना ही बराबर क्या है, ये भी है। तो इसे हडसन बे कहा जाता है, हडसन की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा हडसन बे। अभी गल्फ भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, गल्फ भी बताएंगे। तो ये हडसन बे हो गया, याद रखिएगा। डेविस स्ट्रेट हो गया, बेरिंग स्ट्रेट हो गया, इसको ग्रीनलैंड कहते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, अब ऊपर में यहाँ पर क्या है, कनाडा है। ऊपर में क्या है, कनाडा है। ठीक है, ऊपर में कनाडा है। कनाडा के ये पूरा भाग क्या है, ऊपर का कनाडा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, छूटा हुआ है। ये एक स्टेट है। ये क्या है, स्टेट है, इसका नाम है अलास्का। ये किसका स्टेट है, ये यूएस का स्टेट है। यूएस यहाँ है। ठीक है, यूएसए कहाँ, यहाँ है। ये यूएसए का 49th स्टेट है।
ठीक है। यूएसए का क्या है, अच्छा कनाडा और यूएस के बीच में ये एक छोटा सा बॉर्डर है, ठीक है। इसमें कॉमन ये है कि ये 49th स्टेट है किसका, यूएस का, और 49th डिग्री ही क्या कर रहा है, कनाडा यूएस को काट रहा है। यूएस को कनाडा कितना काटता है, 49 डिग्री पर, और 49th स्टेट अलास्का क्या है, कनाडा के पास है, कनाडा के रीजन में है, बगल में, ठीक। अच्छा अलास्का क्या है, टोटल अलास्का क्या है, 49th स्टेट है यूएस में टोटल 50 देश हैं, यूएस में टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो बाकी 48 स्टेट्स यहाँ पर आते हैं यूएस में, यूएस के नीचे यहाँ पर क्या है, इसके नीचे यूएस के बाद क्या आता है, मैक्सिको आता है, ठीक है। तो ये मैक्सिको है। 48 कहाँ आते हैं, यूएस के जो स्टेट्स हैं वो ये इस रीजन में आते हैं। 49th अलास्का यहाँ आ गया, 50th जो आता है वो यहाँ पर आता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो देश है इसको कहते हैं हवाई। इस पर क्या है, अमेरिका का कब्जा है। आपको मैं बताऊं, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिरा था, ठीक है। तो उस जो फाइट थी, वो जो पूरा वर्ल्ड वॉर था, उसमें कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था, अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध का, ये हवाई द्वीप का मुद्दा है। मैं आपको जो भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के टीचर पढ़ाएंगे, आपको ये एक मुद्दा ज़रूर बताएंगे, या आप कभी नेट पे सर्च करिएगा, तो ये हवाई का मुद्दा है जिसके लिए दो देशों के बीच में हमेशा टकरार थी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत खूबसूरत कॉन्टिनेंट, ये एक आइलैंड है, ठीक, जिसे अमेरिका, जिस पे कहा है यूएस का कब्जा है। तो मैंने क्या कहा, एक संधि डेविस स्ट्रेट, हडसन बे, अलास्का एक कंट्री, फिर यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट, यूएस 49 डिग्री पर, ठीक है। यूएस में 48 स्टेट हैं, ये कनाडा है, कनाडा के भी सारे स्टेट्स आपको बता देंगे, अलग अलग हैं, उसमें एक ही में नहीं है। फिर ये क्या है, मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे टोटल आते हैं 7 नॉर्थ अमेरिका में कंट्री आते हैं, क्या आते हैं, 7 कंट्री आते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो पूरा है कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या है कि सेंट्रल मतलब ये नीचे लेकर और ऊपर ये पूरे लेकर 7 और ये 3 10, यहाँ पर 7 कंट्री छोटे छोटे आते हैं, ऐसे ऐसे करके आएंगे। पनामा स्थमस जो है, पनामा स्थल संधि जो है यहाँ नीचे पड़ता है, जहाँ से पनामा स्थल संधि के बाद क्या होता है, साउथ कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पनामा संधि के ऊपर क्या होता है, पनामा स्थल संधि के ऊपर 7 क्या हैं, छोटे छोटे देश हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, और उसके ऊपर 3 ये हैं। तो 7 3 10 टोटल जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देश आते हैं, ठीक है, वो कितने, 10 हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में 13 आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में 10 हैं, साउथ अमेरिका में 13 आते हैं, ठीक। अब आपको मैं बताऊं, मैंने अभी आपको बताया कि क्यूबा आइलैंड यहाँ पर था। क्यूबा आइलैंड में कौन आए थे, क्यूबा आइलैंड में पहली बार स्पेन के आए थे यात्री, ठीक है। स्पेन के यात्री आए थे, उन्होंने क्या किया था, कॉन्टिनेंट की खोज की थी, ठीक। बाद में स्पेन को और पुर्तगीज़ को, इन दोनों को यहाँ से हटाकर यूरोप ने कब्जा कर लिया, यूरोप और डच ने। यहाँ से पुर्तगीज़ और जो ये क्या कहते हैं, पुर्तगीज़ और स्पेन को यहाँ से पुर्तगीज़ और स्पेन को हटा दिया गया यूरोप द्वारा। यूरोप ने क्या किया, इनको यहाँ से भगा दिया, ये साउथ में चले आए, साउथ अमेरिका में। तो इन्होंने साउथ अमेरिका में क्या किया, ये अपना सारा भी कल्चर जो है, आपने देखा होगा साउथ अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, साउथ अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, बल्कि साउथ अमेरिका में ज़्यादातर लोग पुर्तगीज़ और स्पेनिश बोलते हैं, और साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, तो इसीलिए, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर यूरोप, एंग्लो अमेरिका भी कहा जाता है, आंग्ल अमेरिका भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे यूरोपीकरण ज़्यादा, मतलब यूरोप का शासन, यूरोप की उपनिवेशवाद वहाँ पर था, हावी था, ठीक है।
वहाँ पर यूरोपीय उपनिवेश था वो, और नीचे साउथ अमेरिका क्या था, वो स्पेन और पुर्तगीज़ का उपनिवेश हुआ था, उस पर उपनिवेश था। ठीक है, ये मोटी मोटा चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हम आपको, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जब लाएंगे तो इसमें आपको हम पर्वतों के बारे में बताएंगे, कॉर्डिलेरा रेंज के बारे में बताएंगे। ठीक है, कॉर्डिलेरा रेंज के बारे में बताएंगे, इधर जो ग्रेट लेक है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, झीलों के बारे में बताएंगे। समझ में आ रहा है? अथाबास्का, ठीक है, अथाबास्का के बाद वीवीपी, फिर ग्रेट लेक, अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं उसके भी सिद्धांत दे देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये 3 चीज़ें हमेशा करते रहें और इस चैनल पर बने रहें।